जो कि ये सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक है, अनुसंधान, तो अंग्रेज़ी भाषा के रिसर्च कहा जाता है इसको, और यह फ्रांसीसी भाषा के रिसर्च से बना है, जिसका मतलब होता है देखना, खोज करना या सब दिशाओं में जाना। ठीक है, अब इसकी परिभाषा एक आप कोई भी जो भी जिन्होंने भी खोज की थी उनमें से भी किसी एक का नाम इसमें डाल सकते हैं। जैसे ड्राइवर, किसी नए ज्ञान की खोज अथवा किसी पुराने ज्ञान के पुष्टिकरण के लिए किए गए व्यवस्थित प्रयास को शोध कहते हैं। अनुसंधान क्षेत्र अपने आप में बहुत व्यापक है और विस्तृत है। मन की गति की कोई सीमा नहीं होती, जिज्ञासाओं की कोई सीमा नहीं होती, उनका उत्तर देने वाले अनुसंधान प्रक्रिया के कार्य क्षेत्र की भी कोई सीमा नहीं होती, इनका दायरा अनंत है। तो आप इस तरीके से लिखेंगे तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। योग में अनुसंधान की संभावनाएं देखो, एक तो हो गया योग में ऐतिहासिक शोध, फिर है दार्शनिक शोध, मनोवैज्ञानिक, सैद्धांतिक, प्रायोगिक और अंतर्वैश्विक। और गजब की बात यह है कि ये सारे ही आते हैं। किसी जैसे ऐसे इस तरीके से पूछेगा कि योग में ऐतिहासिक शोध के महत्व को बताइए, इसके प्रकार बताइए, या दार्शनिक, तो जैसे दार्शनिक में क्या होता है, नास्तिक होता है, आस्तिक होता है ना। तो आपको ये सब बताना पड़ेगा इसके अंदर। तो ऐतिहासिक की बात कर लें तो देखो, ऐतिहासिक वेद सबसे पुराना है और उसमें इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, अब हम ऐतिहासिक के बारे में भी अभी विस्तृत पढ़ेंगे कि अगर ऐतिहासिक आ जाता है तो उसको आपको किस तरीके से लिखना है। ठीक है, फिर है दार्शनिक। दार्शनिक में जैसे हो गया जीव, सृष्टि, प्रकृति, पुरुष, ईश्वर, ये सब दर्शन से रिलेटेड हो गए ना। मनोवैज्ञानिक शोध होता है अष्टांग योग, चित्तवृत्ति, वैराग्य, ये सब। ठीक है, फिर है सैद्धांतिक, जिसमें कुछ प्रैक्टिकल होता है जैसे अष्टांग और उससे होने वाले बदलाव। प्रायोगिक शोध होते हैं हठ योग, क्रिया योग, राजयोग, ये सब। अंतर्वैश्विक शोध होते हैं आसन, प्राणायाम, मुद्राबंद और अभ्यास। ठीक है, ये अंतर्वैश्विक होते हैं। अब है योग में अनुसंधान की आवश्यकता क्यों पड़ी थी, क्यों हमें स्टैटिस्टिक की ज़रूरत पड़ी। देखो, ये अनुसंधान क्या होता है, गूढ़ और गंभीर है, समस्त सुख दुख दूर, अंतर्भाव ठीक ठाक स्पष्ट करने के लिए हमें इसकी आवश्यकता पड़ी थी। उसके बाद है चेतना का परिष्कार व चित्त की वृत्तियों का निरोध करने के लिए हमें अनुसंधान की आवश्यकता पड़ी थी। शारीरिक और मानसिक रोग बहुत ज़्यादा हैं आज के समय पे, तो योग स्वयं जीवन जीने की कला का नाम है। ठीक है, इस तरीके से। तो चलिए अब हम दार्शनिक और ऐतिहासिक इनकी बातें कर लेते हैं कि किस तरीके से हमें इन्हें डिस्क्राइब करना होता है। तो जैसे अब मेरे हाथ में आया है ऐतिहासिक शोध। तो इतिहास देखो, इतिहास से रिलेटेड है। आप बताओ पहले कि भारत नाम क्यों रखा गया, भारत देश दुष्यंत पुत्र भरत के नाम पर इसका नाम भारत पड़ा था। पहले का भारत और अब का भारत बहुत डिफरेंस है। इनकी जो भौगोलिक सीमाएं हैं वो भी बदल दी गई हैं, राज्य का परिसीमन नए राज्यों में हो गया है। ऐसी ऐतिहासिक जानकारियाँ, ऐतिहासिक शोध इसमें मिलते हैं। ऐतिहासिक शोध से वर्तमान के कारण का ज्ञान होता है, विकास के पीछे के नियम, घटना, आवश्यकता का बोध। ठीक है, प्राचीन काल में घटी हर घटना का अभिलेख उपलब्ध ना हो पाना, महाकाव्यों में महाभारत, रामायण उपलब्ध है। घटनाओं का ठीक काल निर्धारण, एक ही घटना के संबंध में भिन्न प्रकार के विषय वस्तु मिलना, जैसे रामचरितमानस, जैन रामायण, सबके बारे में अलग अलग शोध मिले हुए हैं। फिर इसका क्या उद्देश्य था, ऐतिहासिक शोध क्यों किया गया, उसका उद्देश्य क्या था। क्योंकि क्या होता है, आपको अतीत की घटनाओं का आकलन करना होता है, घटनाएं, सूचनाएं, तथ्यों के स्रोतों की वैधता का माप करना होता है, अतीत के क्रमिक विकासों को निश्चित करना, अतीत की घटनाओं के आधार पर वर्तमान की समस्या का समाधान। फिर प्राथमिक स्रोत और गौण स्रोत। प्राथमिक स्रोत होता है आंखों देखा घटनाक्रम, फोटोग्राफ, लोक कथा, दंत कथा, दस्तावेज, ये सब इसमें हो गए। गौण में होता है संस्मरण, जीवनी, व्यक्तिगत विवरण, पत्र पत्रिका, ये सब गौण में चली जाती है। क्योंकि देखो, ये जो होती है ना जीवनी, किसी भी व्यक्ति की, पत्र पत्रिका, ये सब लुप्त भी हो जाती है, गौण रहती हैं, छुपी हुई रहती हैं, है ना, इस तरीके से। और आप अपनी आंखों से अगर कुछ देखते हो, जैसे फोटोग्राफ से कोई कहानी आप पढ़ते हो, कोई दस्तावेज आप देखते हो, तो वो प्राथमिक स्रोत, उसको आप प्राथमिक ऐतिहासिक शोध मानोगे। फिर ऐतिहासिक शोध की कुछ सीमाएं होती हैं, जैसे तथ्यों की अनुपलब्धता और बिखराव, मतलब आधा टॉपिक मिल गया, आधा गायब है, तब आप क्या करोगे। तथ्यों का त्रुटिपूर्ण रख रखाव, सही ढंग से नहीं रखा हुआ, कोई पेज फट गया है, कुछ हो गया है, गुम गया है। तथ्यों की वस्तुनिष्ठता, है ना, और सीमित उपयोग इसका। अब हम आ गए हैं दार्शनिक शोध पे। दार्शनिक शोध देखो, इसका नाम से ही लग रहा है कि दर्शन से रिलेटेड है ना, जैसे नास्तिक दर्शन हो गया, आस्तिक दर्शन हो गया। तो अस्तित्व आदि जिज्ञासाओं को शांत करने वाला दर्शन है। भारतीय विज्ञान व्यावहारिक और क्रियात्मक है। नास्तिक दर्शन न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत, है ना। तो जो जो भगवान को मानते हैं वो हो गए आस्तिक, जो नहीं मानते वो हो गए नास्तिक। तो देखो, नास्तिक बहुत कम है, जैन, चरवाक, बौद्ध, ये सब नास्तिक है। तो आप पहले नास्तिक याद कर लो, तो बचे हुए हो गए वो आस्तिक हो गए, जैसे कि वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत। वेद, उपनिषद, पुराण, मीमांसा, ब्राह्मण में दर्शन के अनगणित आयामों का उल्लेख है। ठीक है,
और गीता, रामायण, दुर्गा सप्तशती, बाइबल, कुरान, ये भी दर्शन के आयामों का उल्लेख करते हैं। इन सभी ग्रंथों में उल्लेखित विचार, सूक्त, सूत्र, श्लोक व मंत्रों के रूप में वर्णित है। योग दर्शन में जीवन का उद्देश्य प्राप्त करने हेतु संस्कारों के उन्मूलन व संस्कार बीजों का निर्मूल करने के तरीकों का वर्णन है। चित्त की वृत्ति, कलेश, ईश्वर की विशेषता, पुरुष प्रकृति का गंभीर वर्णन है। अभी मनोविज्ञान, विभिन्न संप्रदाय, जैसे मन क्या है, मन के स्तर क्या है। तो मनोविज्ञान देखो मन से रिलेटेड है, तो मानसिक प्रतिक्रिया, संज्ञानात्मक प्रतिक्रिया, भाव, संवेग और प्रेरणा। मानसिक हो गया संवेदना, प्रत्यक्षण, वैज्ञानिक का ध्यान केंद्रित करना। संज्ञानात्मक हो गया धारणाएं, चिंतन, समाधान और विचार करना। भाव, संवेग, इन मनोवैज्ञानिक अनुसंधान हो रहे हैं। प्रेरणा, पुरस्कार, दंड, चिंता, तनाव वर्तमान समय में है। व्यक्ति से संबंधित समस्याओं के संबंध में भी मनोवैज्ञानिक शोध किए गए हैं। अब इसमें एक टॉपिक और था प्रयोगात्मक। तो प्रयोगात्मकता में क्या होता है, आप नियंत्रण करना सीखिए, चरों का परिचालन करना सीखिए। चरों के बारे में मैंने आपको बताया था कि चर जो होते हैं वो स्वतंत्र चर होते हैं, है ना, इस तरीके से होते हैं। इनका कार्य कारण का संबंध, पुनरावृत्ति, पृथक्करण, अनुसंधानकर्ता, ये ज़रूरत के अनुसार होता है। प्रयोगशाला प्रयोगात्मक और क्षेत्र प्रयोगात्मक। थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं। समांतर, माध्य, मध्यमान। देखो प्रत्यक्ष विधि तो ये होती है सभी आंकड़ों का जोड़ लो, सभी आंकड़ों की संख्या, ठीक है ना। तो x बार अपॉन n ये हो जाता है। फिर x बार x f1 प्लस x2 f2, ये तब होता है जब आपको f श्रेणी दी हुई होती है ना, बारंबारता इसको कहते हैं, वो सब दिया हुआ होता है, तब आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, सिग्मा x f1 अपॉन सिग्मा f, वही आंकड़ों की संख्या। यहाँ x हो गया अंतराल का योग, क्योंकि आपको 2 अंतराल दिए हुए रहेंगे, उनका योग करके भाग 2 लगाना है। फिर कल्पित माध्य, अपने मन से आप इसमें एक सिंगल लाइन होगी, ठीक है। समांतर माध्य a प्लस सिग्मा d अपॉन n। व्यक्तिगत श्रेणी, क्वेश्चन में बोलेगा कल्पित विधि से, तब आपको ये वाला फॉर्मूला अपनाना है। फिर सबको काउंट करके 2 से डिवाइड करके जोड़े, वैल्यू होगी उसको d बराबर x माइनस a, फिर आपको सिग्मा d मिलेगा और आप उसका समांतर माध्य a प्लस सिग्मा d अपॉन n लगाएंगे। असतत श्रेणी होती है बारंबारता, जिसमें x बार a प्लस सिग्मा f d मतलब टेबल होगी। सबसे अधिक बारंबारता वाले को आपको इसमें पकड़ना होता है, और ये जो फॉर्मूला है x बार बराबर a प्लस सिग्मा f d अपॉन f। सतत श्रेणी होता है जब x मतलब x का जोड़ बाय 2, मध्यमूल f और a माइनस x, सबसे अधिक बारंबारता f d। देखिए ये तभी अटैम्प्ट करना जब आप पूरा श्योर हो, ये फॉर्मूले वगैरह रटना और ये सब जब आप पूरा श्योर हो, इनको तभी अटैम्प्ट करना, अदरवाइज आप थ्योरी ही अटैम्प्ट करना। ये छोटा सा मैंने अपने लिए एक नोट्स बनाया था। आप देखो जैसे मीन, मॉड, मीडियन होते हैं, ये क्वेश्चंस आते हैं तो हम कंफ्यूज होते रहते हैं, तो इससे आपका कंफ्यूजन तो डेफिनेटली मिट जाएगा। जैसे ये दिया हुआ है 10 10 9, 10 10 11, 10 11 9, ठीक है। अब इसी का आपको माध्य निकालना है। कुछ नहीं करना, आपको सबको टोटल करना है, और कितनी संख्याएँ टोटल 9 है, उनका आप डिवाइड कर दो, तो ये आपका औसत। अब इसी का आपको माध्यिका निकालनी है। सबसे पहले तो आप इसको घटते या बढ़ते क्रम में अरेंज कर दो, तो मैंने इसको कम से ज़्यादा में अरेंज किया है, ठीक है। उसके बाद आपको इसका बीच वाला वर्ड पकड़ना है। जैसे इधर से मैंने 4 हटा दिया, उधर से 4 हटा दिए, तो बीच का एक बचा 10, तो इसका आंसर 10 हो गया। अब इसी का बहुलक निकालना है। देखो जिसकी रिपीटेशन सबसे ज़्यादा होती है वही आंसर होता है, तो 10 की रिपीटेशन सबसे ज़्यादा थी तो 5 बार, तो वो कर दिया। अच्छा, बहुलक का फॉर्मूला भी होता है 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य। तो जो आपने पहले माध्य निकाला था वो 10 था, माध्यिका निकाली थी वो भी 10 थी, तो इस फॉर्मूले में रख देंगे तो भी आपको आंसर मिल जाएगा। देखो परिसर, इसकी सीमा पूछ लेगा, तो सबसे बड़ा कौन सा है 11, सबसे छोटा कौन सा है 9, तो 2। विचरण, विसरण, प्रासरण, वेरिएशंस वाले मध्य निकालो, तो इसमें आपको क्या करना है, जैसे इसमें आपने लिया था 10, है ना, तो 10 माइनस 10, फिर 10 माइनस 10, फिर 10 माइनस 9, इस तरीके से आपको लिखना है, और फिर जो बचा वो आंसर लिखना है। मानक विचलन होता है जो आपका विचरण है उसका, तो 4/9 का अंडर रूट निकाल दिया 2/3। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है, अगर इस तरीका का आता है तो आप डेफिनेटली अटैम्प्ट करना, आप कहीं मात नहीं खाओगे। ये देखो जैसे आपको माध्यिका निकालनी है, तो वही मैंने आपको बताया था, माध्यिका में सीधा सा तरीका है कि आरोही अवरोही में से आप जमा दो, तो मैंने आरोही में जमाती हूँ मैं। विषम संख्या n+1/2 पद, सम संख्या n/2 प्लस n+2/1 पद, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। संचय बारंबारता md n+1/2 y1 बराबर y प्लस y1, ऐसे श्रेणी में डेटा है। आरोही L1 माइनस L2 माइनस L1 f n/2 माइनस c जस्ट पहले वाली f है, md L2 प्लस L2 माइनस L1 n/2 माइनस c। बहुलांक व्यक्तिगत डेटा अरेंज, काउंट में से जो हाईएस्ट वैल्यू होती है वो होता है, डायरेक्ट देखकर भी आप आंसर लगा सकते हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट, बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू समांतर माध्यिका, ये आप फॉर्मूला हमेशा याद रखना।
प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं, तो अभी जो हमने पढ़ा है तो हम देख लेते हैं हम उसमें से कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो देखो मैंने अभी आपको बताया था ना प्रयोगात्मक शोध की विशेषता। तो देखो ये कितना बड़ा 20 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखो प्रयोगात्मक मैंने आपको बताया था प्रैक्टिकल जो नॉलेज होती है वो वाली चीज़ इसके अंदर आती है ना, प्रैक्टिकल शोध वाला। तो आप उसकी विशेषताओं का वर्णन कर सकते हैं। जैसे इसमें मैंने पॉइंट बताया था चरों वाला, है ना। मैं आपको एक बार वापस दिखा देती हूँ जिससे आपको थोड़ा सा ऐसा रहेगा। देखो अंदर का टॉपिक याद नहीं है, लेकिन आपने इतना भी देख लिया ना कि इसमें प्रयोगात्मक में नियंत्रण आता है, चरों का परिचालन आता है, कार्य कारण संबंध, पुनरावृत्ति, पृथक्करण, प्रयोगशाला प्रयोगात्मक और क्षेत्र प्रयोगात्मक। ये 6 टॉपिक हो गए। कितने हो गए? 3 यहाँ पे और 3 6 और 7, ये 7 पॉइंट्स हैं जो आपको इसके अंदर लिखने हैं। तो प्रयोगात्मक से रिलेटेड आप लिख सकते हैं। देखो इसमें ऐसा होता है कि आप ये जो अनुसंधान वाला है ना, जो आपने याद किया था, आप अनुसंधान वाला इसमें डाल दीजिए मैटर, ये वाला मैटर, अनुसंधान वाला ये मैटर डाल दीजिए। और फिर उसके बाद आप इसको उसी में डिस्क्राइब कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद है देखो परिकल्पना, हमने परिकल्पना टॉपिक भी किया था कि परिकल्पना से आप क्या समझते हैं। तो मैंने आपको बताया था जो जटिल परिकल्पना है, सरल परिकल्पना है ना, वो वाला टॉपिक ही उठ के आ गया। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। जैसे ये था, ये देखिए इसमें क्या था, साधारण जटिल सीमित परिकल्पना। आप चार्ट बनाइए अच्छा सा और इनको डिस्क्राइब कर दीजिए। तो आपको थोड़ा बहुत भी याद है ना अगर इसके अंदर का, तो आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बस 2 ही अटैम्प्ट करने हैं। जैसे तो अब जैसे इसमें था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, आपको इसमें मोड निकालना है। एग्ज़ाम नज़दीक आ गए हैं। आज मैंने स्टैटिस्टिक का पेपर उठाया है। इसमें मैं जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं इसमें थ्योरी की बात कर रही हूँ। क्योंकि प्रैक्टिकल में अगर ज़रा भी मिस्टेक हुई तो पूरा क्वेश्चन ही गलत माना जाता है। थ्योरी में थोड़े बहुत नंबर तो आ ही जाते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक मैंने उठाया था परिकल्पना। देखो परिकल्पना नाम से ही लग रहा है, जिसकी आप कोई कल्पना करते हो या कोई अनुमान लगाते हो। 2 या 2 से अधिक जो चर होते हैं उनके बीच में आप कोई भी संबंध का अनुमान अगर लगाते हो तो वो इसके अंदर आता है। उसके बाद मैंने ये 3 पॉइंट्स बनाए थे, साधारण परिकल्पना, जटिल परिकल्पना और सीमित परिकल्पना। देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है, साधारण के अंदर हम बिल्कुल सामान्य लेंगे, जैसे कि कुंठा, आक्रामकता और सृजनात्मकता। जटिल वाले में मैंने लिया है सार्वजनिक, अस्तित्वपरक और सीमित परिकल्पना। देखिए सार्वजनिक तो हम सभी जानते हैं, अस्तित्व जिसका कोई अस्तित्व होता है। सीमित परिकल्पना जैसे राम है, तो राम नाम लेते हमारे अंदर भगवान की छवि उभरती है। लेकिन यदि राम एक व्यक्ति है तो उसकी मृत्यु निश्चित है, तो यह एक सीमित परिकल्पना है। तो इस तरीके का आप एग्जाम्पल ले लें और उसको बढ़ा चढ़ाकर थोड़ा सा आप एग्जाम में लिख देंगे तो मार्क्स आपको गेन हो जाएंगे। उसके बाद है सीमित परिकल्पना, ठीक है, यही वाला सीमित परिकल्पना। तो सरल, जैसे आप ये प्राणायाम की अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो इससे आपकी एकाग्रता में वृद्धि होती है ना। तो इससे क्या होता है, जो बच्चों का आध्यात्मिक विकास अच्छे से होता है। तो ये सरल परिकल्पना हो गई इसके अंदर, है ना। ऐसे फिर गैर आध्यात्मिक वाले हो जाएंगे तो उनमें समायोजन की क्षमता आ जाती है। उसके बाद है तात्विक, जैसे प्राणायाम के अभ्यास से, है ना, तो कोई भी अंतर नहीं रह जाता है, शून्य अंतर। सांख्यिकी, तात्विक परिकल्पना से प्राप्त सांख्यिकी संबंध, जो आप कैलकुलेशन वाला करते हैं उससे जो भी परिणाम प्राप्त होते हैं ये उसकी बात है। M1 - M2 = 0, R = 0, ये इसका कोई फॉर्मूला है, ठीक है। ये विकल्पी और दिशापरक दोनों हो सकते हैं। जो तात्विक होते हैं ये विकल्पी और दिशापरक दोनों हो सकते हैं। देखिए हम समस्याओं का वो करते हैं, हमारे पास समस्या आती है तो वो समाधि होती है, असमाधि समाधि जिसको आप समाधान कर सकते हैं, असमाधि जिसका नहीं हो पाता है, ठीक है, इस तरीके से। फिर है प्रतिचयन। प्रतिचयन में देखिए 4 टॉपिक हैं, आकस्मिक, कोटा, उद्देश्यपरक और हिमगोला। तो किसी भी जीव का उस जीव संख्या के प्रतिनिधि के में किसी संख्या का चयन, है ना, किसी जीव संख्या का उस जीव संख्या के प्रतिनिधि जो होते हैं उनमें से किसी भी संख्या का चयन, तो वो आकस्मिक भी हो सकता है, वो एक किसी उद्देश्य के साथ भी हो सकता है, वो कोटा भी हो सकता है, हिमगोला भी हो सकता है। उसके बाद है प्रतिदर्शन, अवलोकन, निरीक्षण, चरों में बिना किसी प्रकार का हस्तक्षालन किए, है ना, अध्ययन से संबंधित घटनाओं का क्रमबद्ध निरीक्षण। अवलोकन करना यानी निरीक्षण करना, जो एग्जामिनर वगैरह होते हैं वो यही तो करने आते हैं। उसमें आप सहभागी भी हो सकते हो, असहभागी भी हो सकते हो, टाइप S, टाइप E भी हो सकते हो। सहभागी मतलब जो भी निरीक्षक दल है आप उसका सदस्य बनकर वहाँ पे उनके व्यवहार का अध्ययन करने जा रहे हो। उसके बाद है असहभागी, जिसमें आप उस निरीक्षक दल के समूह से अलग
से जाते हो, उसका सदस्य बनकर नहीं जाते, और फिर उस सदस्य के व्यवहार का अध्ययन करते हो। टाइप एस हो गया, मतलब मैंने एस से ऐसे लगाया है जिसमें सिलेक्शन किया जाता हो, एस फॉर सिलेक्शन, तो हस्तचालन ना करके सीधे सिलेक्शन द्वारा चयन। और टाइप ई में हो गया जिसमें सीधा सिलेक्शन नहीं हो, हस्तचालन हो। ठीक है, फिर है चर। चर देखो, चर क्या होता है? चर जो स्थिर नहीं होता, जो परिवर्तनशील होता है, मापने योग्य होता है, मापन परिणात्मक और गुणात्मक कैसा भी हो सकता है। ठीक है, चर वही चीज़ होती है। तो जैसे इसके अंदर लिया मैंने स्वतंत्र चर, तो प्रयोगकर्ता इसके प्रभाव का अध्ययन करना चाहता है, जोड़ तोड़ कर विभिन्न स्तर के मूल्य का निर्धारण कर सकता है, कैसे भी कर सकता है, वो स्वतंत्र है, आश्रित में नहीं तोड़ मोड़ सकता। प्रयोगकर्ता प्रायोगिक परिस्थिति में मापता है, जो भी प्रैक्टिकल होता है उसी को रिकॉर्ड करता है, और इसके अंदर फिर दोनों आ जाते हैं।